कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर तख्त पर बैठने के लिए अपने ही सगा भाइयों का खून बहाया। बिल्कुल। और एक ऐसा बेटा जिसने उस पिता को आजीवन कैद कर दिया जिसने ताजमहल बनवाया था। लेकिन जब इस सब के बाद वो तख्त पर बैठा और दुनिया का सबसे बड़ा खजाना उसके कदमों में था, तो उसने अपने खाने पीने के लिए उस खजाने से एक पैसा भी लेने से इनकार कर दिया। हाँ, ये एकदम हैरान करने वाली बात है ना? अपना गुजारा करने के लिए दुनिया का वो सरताज अपने हाथों से टोपियां सिलता था और धर्म ग्रंथों की नकल उतारता था। ये कोई फर्जी कहानी नहीं है वैसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुगल सम्राट औरंगजेब की जीवनी का एक बहुत ही भयानक और हैरान करने वाला विरोधाभास है। इस गहन चर्चा में आज हम इसी मूल मानसिकता पर बात करेंगे। सही कहा। और हमारे पास 1618 से लेकर 1680 तक के ऐतिहासिक दस्तावेज और स्रोत हैं। एग्जैक्टली। और हमारा मकसद सिर्फ तिथियों या किताबी तथ्यों को दोहराना नहीं है। हमारा मेन फोकस उन विद्यार्थियों और सुनने वालों के लिए उस मनोविज्ञान को समझना है जो एक शांत, गंभीर बच्चे को आगे चलकर आलमगीर यानी दुनिया का विजेता बनाता है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। ये चर्चा वाकई बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इतिहास में किरदार कभी भी पूरी तरह से काले या सफेद नहीं होते। पॉइंट है। देखिए, औरंगजेब, जिनका असली नाम मुहीउद्दीन मोहम्मद था, उनकी कहानी किसी अचानक किए गए कब्जे की कहानी नहीं है। ये एक लंबा, धीमा और बहुत ही सोचे समझे तरीके से पकाया गया संघर्ष था। मतलब एक ऐसा संघर्ष जिसकी बीज उसके बचपन में ही बो दी गई थी। बिल्कुल। अगर हम इन स्रोतों की शुरुआत पर नजर डालें तो कहानी 1618 में गुजरात के दाहोद से शुरू होती है, जहां इनका जन्म शाहजहां और मुमताज महल किया हुआ था। अच्छा, दाहोद में? हाँ, और दस्तावेज एक बहुत ही रोचक तस्वीर पेश करते हैं। एक ऐसा बच्चा जो शुरू से ही बहुत तेज दिमाग वाला था, शांत था और बेहद गहरी धार्मिक आस्था रखने वाला था। लेकिन एक चीज जो मुझे यहाँ सबसे अहम लगती है वो ये कि वह परिवार का तीसरा बेटा था। एग्जैक्टली। और किसी भी राजशाही ढांचे में, खासकर मुगल दरबार में, जहाँ उत्तराधिकारी का नियम नहीं होता, तीसरा बेटा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। वह कभी भी अपने पिता का चहीता नहीं बन पाया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वो बिंदु है जहाँ से उसकी मानसिकता आकार लेने लगती है। जब किसी को परिवार में, और वो भी ऐसे परिवार में जहाँ सब कुछ दिखावे और ताकत पर निर्भर करता हो, उतना ध्यान ना मिले, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। हाँ, या तो वह बगावत करके उन्हीं आयशो आराम की आदतों में डूब जाए, जैसा कि दरबार में आम था, या फिर वो खुद को बिल्कुल अलग कर ले। हीरे जवाहरात, संगीत, इन सब को पूरी तरह ठुकरा दिया। उसका मानना था कि ये सब ढोंग है। सही कहा। इसके बजाय उसने अपना ध्यान उस चीज पर लगाया जो असल में साम्राज्य को चलाती है, प्रशासन और सैन्य ताकत। बिल्कुल, प्रशासन और सैन्य ताकत। यहाँ सबसे हैरानगी इस बात यह है कि उसने कम उम्र में ही बहुत मुश्किल जिम्मेदारियां उठा ली थी। इस पूरे परिदृश्य को देखकर मुझे एक नई दुनिया की एक कॉर्पोरेट उपमा याद आती है। कॉर्पोरेट उपमा? वाह, कैसे? देखिए, ये कुछ एक ऐसी कंपनी की तरह लगता है जहाँ एक बड़ा भाई है जो सीईओ का दुलारा है। वो हेड ऑफिस में बैठता है, सारे बड़े और शानदार फंक्शन अटेंड करता है। हाँ, और मीडिया के सामने रहता है। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ एक और भाई है, हमारा तीसरा बेटा। उसे कंपनी के सबसे मुश्किल, खतरनाक और दूर दराज के रीजनल ऑफिसेज में भेज दिया जाता है ताकि वह वहाँ का दलदल साफ करे। अरे वाह, ये उपमा हालात को समझने के लिए बहुत सटीक है ना? स्रोतों में जिक्र है कि औरंगजेब ने अपने शुरुआती दिन दक्कन के वाइसरॉय और गुजरात के गवर्नर के रूप में बिताए। तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या ये असल में वही ग्राउंड लेवल या जमीनी ट्रेनिंग थी? बिल्कुल। दक्कन और गुजरात का प्रशासन संभालना उस समय मुगल दरबार का सबसे जटिल काम था। वहाँ मौसम खराब था, बगावतें होती रहती थी, सेना को नियंत्रण में रखना पड़ता था और लगातार राजस्व मतलब रेवेन्यू की दिक्कत रहती थी। हाँ, अब सोचिए, हेडक्वार्टर्स में बैठकर कविताएं पढ़ना और मैदान में उतरकर बगावती तेवर वाले लोगों को कड़ी ताकत से दबाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सही बात है। इन कड़ी जिम्मेदारियों ने औरंगजेब को सिखाया कि आखिर सेना कैसे चलती है, सप्लाई लाइंस क्या होती हैं, और सबसे जरूरी बात, इंसानों की और उनकी वफादारी की असली कीमत क्या होती है। वाह, मैदान जंग और राजनीति की कठोर सच्चाइयों में तप कर कुंदन बन रहा था।
जब बाकी लोग दरबार में ऐश कर रहे थे, तब वह असल साम्राज्य को चलाने के पुर्जे समझ रहा था। लेकिन इस ट्रेनिंग का एक मनोवैज्ञानिक असर भी तो हुआ होगा ना? मनोवैज्ञानिक असर मतलब? मेरा मतलब है कि अगर कोई लगातार कड़ी मेहनत करता है, परिवार के लिए सबसे मुश्किल चुनौतियां जीतता है और फिर वापस आने पर देखता है कि सारी तारीफ उस इंसान को मिल रही है जिसने मैदान में कभी पसीना भी नहीं बहाया, तो वहां से एक खतरनाक क्रोध जन्म लेता है। हाँ, ये एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। मुझे लगता है कि इसी दबे हुए गुस्से और खुद को बेहतर साबित करने की बेचैनी ने उसके अंदर सत्ता की वो भूख जगाई जो आगे चलकर पूरे साम्राज्य को हिला देने वाली थी। बिल्कुल सही बात है। और ये भूख सिर्फ ताकत पाने के लिए नहीं थी। तो फिर किस लिए थी? अपने आप को सही साबित करने की जिद थी। एक काबिल इंसान जब ये देखता है कि व्यवस्था गलत हाथों में जा रही है, तो वो सिर्फ गुस्सा नहीं करता, वो एक ठोस रणनीति बनाता है। और यही रणनीति 1657 में अपने पूरे रूप में सामने आई, जब शाहजहां अचानक बीमार पड़ गए थे। हाँ, उस समय मुगल ताज के लिए किसी एक उत्तराधिकारी का नियम नहीं था, जिसका सीधा मतलब था कि तख्त उसी का होगा जिसकी तलवार में सबसे ज्यादा जोर होगा। और यहाँ से उन चारों भाइयों के बीच एक भयानक खूनी अफरा तफरी शुरू होती है। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। मुकाबला मुख्य रूप से दो भाइयों के बीच था। एक तरफ था कड़ी मेहनत करने वाला, मैदान में तपा हुआ औरंगजेब, और दूसरी तरफ था उसका सबसे बड़ा भाई दारा शिकोह, जो शाहजहां का सबसे दुलारा था। सही कहा। स्रोत बताते हैं कि औरंगजेब अपने भाई को तख्त के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त यानी अनवर्दी मानता था, क्योंकि दारा बहुत ज्यादा उदारवादी था, राइट? हाँ, औरंगजेब के मुताबिक। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। क्या ये सिर्फ एक बहाना था? मेरा मतलब है, उदारवादी होना किसी को तख्त के अनुपयुक्त कैसे बनाता है? औरंगजेब आखिर दारा के इन विचारों से इतना डरता क्यों था? इसको समझने के लिए ना हमें औरंगजेब की उस कठोर धार्मिक आस्था की तरफ लौटना होगा जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। अच्छा। औरंगजेब के लिए मुगल साम्राज्य एक विशिष्ट विचारधारा और नियमों पर आधारित था। वह मानता था कि शासन को चलाने के लिए एक बहुत ही अनुशासित और कड़ी व्यवस्था की जरूरत होती है। तो उसकी नजर में उदारवाद या लिबरलिज्म क्या था? उदारवाद उसके नजरिए से लचीलापन और कमजोरी का प्रतीक था। उसे लगता था कि अगर दारा जैसा शख्स जो दरबार के ऐशो आराम में पला बड़ा है और जिसका रवैया इतना लचीला है, वह बादशाह बन गया, तो वह उस सैन्य और प्रशासनिक अनुशासन को बिखेर देगा जो साम्राज्य को जोड़े हुए है। ओह वाओ, तो ये विरोध सिर्फ भाई भाई की लड़ाई नहीं थी? नहीं, ये इस बात की लड़ाई थी कि साम्राज्य का अस्तित्व और उसकी पहचान भविष्य में कैसी होगी। तो आपका कहना है कि उसने अपने मन में खुद को एक रक्षक के रूप में स्थापित कर लिया था, यानी वो सिर्फ ताकत नहीं छीन रहा था, बल्कि अपने नजरिए से साम्राज्य को बर्बाद होने से बचा रहा था। मुराद बख्श के साथ गठबंधन कर लिया ताकि वो मिलकर बड़े भाइयों को हरा सके। ये अपने आप में एक बेहतरीन कूटनीति थी। हाँ, ये एक ऐसी रणनीति थी जो औरंगजेब की समझदारी को